नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर हम लेकर आते हैं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अदानी के बंदरगाह से 3000 किलो हेरोइन बरामद, जिम्मेदार कौन? ब्रिटेन में भारत के टीके मान्य, कोरोना सर्टिफिकेट नहीं करना होगा क्वारंटीन। प्यू रिसर्च शोध का दावा, भारत में मुस्लिमों की आबादी दर तेजी से घटी। बिहार में नल जल में 53 करोड़ का ठेका डिप्टी सीएम परिवार सहयोगियों को। और इमरान की चेतावनी, समावेशी सरकार नहीं बनी तो अफगानिस्तान में होगा गृह युद्ध। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो वाकई में चौंका रही है और साथ में सोशल मीडिया पर भी तहलका मचा रही है। अभी तक का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कंसाइनमेंट नशीले पदार्थों का भारत में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से, जो कि अदानी ग्रुप चलाता है, अदानी ग्रुप द्वारा संचालित है, वहां से 3000 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी वैल्यू बताई जा रही है, अगर इसका मूल्यांकन आप करें तो 1500 करोड़ इसकी कीमत है। 3 टन हेरोइन यानी कि 3000 किलो हेरोइन बरामद किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि इतना सारा, अगर एक इतना बड़ा कंसाइनमेंट, जो कि विश्व में कभी भी एक साथ इतना बड़ा अमाउंट जो हेरोइन का है या नशीले पदार्थों का कंसाइनमेंट कभी भी किसी पोर्ट से बरामद नहीं किया गया है। लेकिन अब इस खबर पर इतनी नजर क्यों है? सबसे पहला तो यह है कि इतनी भारी कीमत है, 15,000 करोड़, कुछ लोग इसको 2000 करोड़ की इस पे कीमत बता रहे हैं। दूसरा यह है कि क्या इस कंसाइनमेंट को तब पकड़ा गया जब अफगानिस्तान में जब तालिबान का टेक ओवर हो रहा था, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो पूरा जखीरा था ये अफगानिस्तान से आया है, और ये बताया जा रहा है कि इससे जो ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट है उसका शिपमेंट वहां से किया गया था। तो ये सारे बड़े सवाल हैं, और जो एक राइट विंगर्स इसको लेकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे। और अभी हाल में भी आपने देखा कि केरला में किस तरीके से एक बिशप ने कहा कि जो मुस्लिम यूथ्स हैं वो क्रिश्चियन लोगों को ड्रग्स के थ्रू उनको एल्योर कर रहे हैं, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। नारकोटिक जिहाद का एक एंगल परोसा गया, एक राइट विंग एजेंडे ने इसको परोसने की कोशिश किया, और अब एक इतना बड़ा कंसाइनमेंट सामने आता है जिस पर इसकी बरामदगी हुई है। तो ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई पेच जरूर है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि गुजरात एक इतना बड़ा गेटवे क्यों बनता जा रहा है जहां पर नशीले पदार्थों की स्मगलिंग हो रही है, उनके पोर्ट से इस तरीके की बरामदगी हो रही है। अभी हाल में भी हमने देखा था, कुछ दिन पहले भी ये खबरें आई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस बात को ये कहा है कि जो गुजरात का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसमें जो हेड है उसकी पोस्ट खाली पिछले 18 महीनों से पड़ी हुई है। तो अगर वो पद खाली है 18 महीनों से, तो जाहिर सी बात है कि उसको देखने के लिए, समझने के लिए वहां पर कोई नहीं है, और इसीलिए उस बंदरगाह पर जो ये नारकोटिक्स की तस्करी है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसमें एक जांच की शुरुआत इसमें कर दी है, और जाहिर सी बात है कि जो सरकार का एक बहुत ही ल्यूक वार्म एक रिस्पॉन्स नजर आ रहा है, साथ में जो गोदी मीडिया है उसका रिस्पॉन्स भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा छा चुका है, वो उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें अदानी ग्रुप इन्वॉल्व है। अदानी जो कि मोदी सरकार के प्रिय माने जाते हैं, अदानी द्वारा संचालित ये पूरा पोर्ट था। तो बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में इतने सारे नशीले पदार्थ एक पोर्ट से बरामद होते हैं और किसी को इस बात का पता नहीं चलता। अदानी ने तो कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में और इतनी भारी मात्रा में इसकी बरामदगी हुई है, तो इसलिए वो जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है जिसने बरामद किया है उसको कंग्रेचुलेट किया है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि कंटेनर में क्या आ रहा है उसकी जिम्मेदारी अदानी की नहीं है, क्योंकि कंटेनर की पुलिसिंग पोर्ट एजेंसी नहीं करती, पोर्ट मालिक नहीं करता, इस बात को अदानी ने कहा है। और ये भी साफ किया है
कि जो डिक्लेरेशन होता है, हर कंटेनर में क्या जा रहा है उसका डिक्लेरेशन होता है, तो उस डिक्लेरेशन में ये लिखा गया था कि उसमें टैल्क के स्टोन्स हैं, यानी कि जिन स्टोन से टैल्कम पाउडर बनाया जाता है वो टैल्क स्टोन्स उन कंटेनर्स में भरे हुए थे। तो कहीं ना कहीं घालमेल जरूर है। और क्या इस बात का पता हमारी जो एजेंसीज हैं उनको था? क्या सरकार की मिली भगत से हुआ है? क्योंकि ये अदानी पोर्ट है। गुजरात एक इतना बड़ा ड्रग्स का गेटवे कैसे बन गया? ये सारे इस समय बड़े सवाल हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार पर ही होगी कि जो बीजेपी का शासन वहां पर गुजरात में इतने सालों से है, तो क्या बीजेपी को इस बात का पता था? क्या बीजेपी की सरकार को पता था इस बात का? अभी हाल में हमने देखा है कि गुजरात में फेरबदल हुआ है। कहीं ये ड्रग्स नारकोटिक्स का कनेक्शन उससे तो नहीं जुड़ा है कि इसलिए फेरबदल किया गया है? तो ये सारे बड़े सवाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, अदानी को कटघरे में खड़ा किया जाता है। और ये जो इतनी भारी जो कीमत इसमें जुड़ी हुई है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक छोटे समय में, जिस समय कि अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो रहा था, तो ये इतनी भारी संख्या में और इतनी भारी मात्रा में जो ये बरामदगी हुई है, ये थोड़े दिनों का काम नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा था, ये बहुत प्लानिंग बहुत टाइम से चल रही होगी, तब जाकर इतनी बड़ी बरामदगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही मोदी सरकार पर बनती है, कहीं ना कहीं इसकी जवाबदेही गुजरात सरकार पर बनती है। और क्या सवाल इसमें पूछे जाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल आज गोदी मीडिया से पूछा जाना चाहिए कि आज गोदी मीडिया इसको लेकर शांत क्यों है? प्रियंका चतुर्वेदी ने इसमें ट्वीट किया है कि जिस समय सुशांत राजपूत की आत्महत्या का मामला सामने आया था और उनकी गर्लफ्रेंड को पकड़ा गया था, एक व्हाट्सएप चैट में 59 ग्राम मैरिजुआना जब पकड़ा गया, तो इसको लेकर टीवी चैनल्स ने इतना शोर मचाया। तो आज 3000 किलो जब हेरोइन बरामद हुई है, तो उस पर आज सारे टीवी चैनल्स चुप क्यों हैं? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है, कोई ना कोई एक सोची समझी चाल, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बरामदगी की गई है। और इतनी बड़ा जखीरा मिलना अपने आप में एक कहानी बयान करता है कि ड्रग्स की जो तस्करी है, नशीले पदार्थों की तस्करी है, और वो भी गुजरात एक इतना बड़ा गेटवे क्यों बनता जा रहा है? ये सारे बड़े सवाल इस समय मौजूद है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। हमारी अगली खबर कोविशील्ड वैक्सीन की मान्यता को लेकर है। आपने देखा था कि किस तरीके से पिछले दिनों भारत ने कहा कि भारत के साथ भेदभाव कर रहा है यूके, क्योंकि कोविशील्ड को मान्यता नहीं दी है। भारत ने अभी हाल में ये भी धमकी दे डाली कि जैसे को तैसा एटीट्यूड रहेगा और जैसे आपने हमारी कोविशील्ड के साथ किया है उस तरीके से हम भी आपके ट्रैवलर्स के साथ पेश आएंगे। तो उस तमाम प्रेशर के बाद आज भारत की सख्त चेतावनी के बाद यूके सरकार ने, यानी कि यूके की जो सरकार है, उसने आंशिक रूप से अपनी गलती मान ली है और उन्होंने कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। उनकी जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसमें भी फेरबदल किया गया है, उन्होंने संशोधन किया है कि ट्रैवलर्स आ सकते हैं। लेकिन एक जो नया पेच उन्होंने फंसाया है वो अपने आप को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा जो वैक्सीन सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो क्या बिल्कुल सही है? जो तमाम दावे किए जाते हैं कि देखिए ये डिजिटल प्रोसेस है और इसमें तमाम तरीके के जो फिल्टर्स हैं, क्योंकि ये डिजिटल प्रोसेस है, आपका आधार इसमें इन्वॉल्व है, पैन कार्ड इन्वॉल्व है, तो ये गलत नहीं हो सकता। तो आज यूके की सरकार ने जो संदेह हमारे सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर किया है वो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है पूरे सर्टिफिकेशन प्रोसेस पे। उन्होंने ये कहा है कि कोविशील्ड को उन्होंने मान्यता दे दी है, लेकिन यूके आने वाले जो लोग हैं उनको क्वारंटीन होना पड़ेगा। यानी कि दोनों डोजेस लेने के बाद भी कोविशील्ड को उन्होंने मान्यता तो दे दी है, लेकिन उन्हें क्वारंटीन होना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन में प्रॉब्लम नहीं है, उसके सर्टिफिकेशन को लेकर प्रॉब्लम है। और यूके ने कोविशील्ड को स्वीकृत वैक्सीन के रूप में शामिल तो कर लिया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो यूके का हाई कमीशन है, जो उनका उच्च आयोग है, वो अभी वैक्सीन सर्टिफिकेशन की मान्यता को अभी और एक्सपैंड करेगा भारत की सरकार से बातचीत करने के बाद। तो ये है असली खबर। वैक्सीन में प्रॉब्लम नहीं है, सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम है। यानी कि जिस तरीके से लोगों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उसमें प्रॉब्लम है। अब आपको बता दें कि अगर यूके की सरकार हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेशन पर संदेह दे रही है, तो आपको यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि यूके की जो सरकार है उसने किन किन वैक्सीन को मान्यता दी है।
एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड, वैक्सेवरिया और मॉडर्न टेकेडा इनको मंजूरी दी है। लेकिन अभी यूके के जो नए रूल्स 4 अक्टूबर सुबह 4 बजे से शुरू होंगे, उसके तहत कई कड़े नियम उसमें हैं, जिसमें कि 14 दिन पहले से आपको वैक्सीनेशन करवाना होगा। और उन्होंने रेड, ग्रीन और एम्बर लिस्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें भारत अभी एम्बर लिस्ट में है। और अगर आप उन प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें 10,000 पाउंड का जुर्माना भी हो सकता है। और भारत क्योंकि एम्बर लिस्ट में है तो उनको 3 दिन पहले एक कोविड टेस्ट कराना पड़ेगा सारे यात्रियों को, और उनको एक नेगेटिव रिपोर्ट अपनी लेनी होगी। और अगर उसको बिना कराए आप यूके में लैंड कर जाते हैं तो आपको 500 पाउंड्स का यानी कि 500 पाउंड का जुर्माना लगेगा। अब आपने हाल में देखा था कि जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रिंगला, उन्होंने कहा कि ये तो भेदभावपूर्ण व्यवहार है यूके का। तो क्या ये भेदभाव नहीं है कि आप बाकी लोगों को तो आप जाने दे रहे हैं, लेकिन साथ में आपने यहाँ पे एक संदेह दे दिया है और वैक्सीन सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आप लेकर संदेह अपना पैदा कर रहे हैं। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? लेकिन सवाल इससे बड़ा है कि हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर संदेह यूके सरकार को क्यों है? क्या उनको प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि मोदी जी का उस पर ठप्पा लग गया है, मोदी जी की तस्वीर लगी हुई है और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई समझौता किया गया है? हमारी जो एजुकेशन की डिग्रीज हैं, शिक्षा की डिग्रीज आप किसी को भी पैसे देकर खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यूके सरकार को ये भी लगता है कि क्योंकि भारत का जो प्रशासन है उसमें जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, जो सर्टिफिकेशन होता है वो पैसे से खरीद लिया जाता है। तो क्या ये वजह है? क्या मोदी जी की तस्वीर से उनको प्रॉब्लम है? तो ये सारे इस समय बड़े सवाल खड़े हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है सर्टिफिकेशन की, उस पर संदेह खड़ा होता है। लेकिन इसको लेकर एक जो दूसरा व्यू है कि ये एक रेसिज्म भी है, क्योंकि जो भारत की जो पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसको पूरी तरह से डिजिटल माना गया है, बल्कि यूके का जो प्रोसीजर है वो मैनुअल है। तो डिजिटल प्रोसीजर गलत कैसे हो सकता है, उसको लेकर तमाम सोशल मीडिया पर लोग टिप्पणियां भी कर रहे हैं। लेकिन सर्टिफिकेशन प्रोसेस जिसको हम पूरा 100% फुल प्रूफ मान रहे थे, उसको यूके सरकार ने एक तरीके से बिल्कुल एनाइलेट कर दिया है और कहा है कि ये संदेहपूर्ण है, यानी कि ये संदेह से भरा है। इसलिए हम कोविशील्ड को मान्यता तो देते हैं, लेकिन आपके यात्रियों को जो यूके लैंड करेंगे उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो इसे अब आप रेसिज्म कहिए या फिर आप उसे जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उस पर डाउट्स कहिए, लेकिन आज सवाल भारत की सरकार पर ही यूके ने खड़े कर दिए हैं। भले ही प्रेशर डालकर हमने कोविशील्ड को मान्यता तो दिलवा दी, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हमारा भारत का वैक्सीन सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या 100% सही नहीं है? लोगों के दिमाग में संदेह का बीज यूके सरकार ने बो दिया है। अब इस संदेह को भारत की सरकार कैसे प्रूव करेगी? और जो यूके का जो हाई कमीशन है वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर अपनी मान्यताओं को एक्सपैंड कर रहा है, उसमें और पैरामीटर्स पर उसको जज किया जाएगा। तो इसमें कैसे इन चीजों को समावेश किया जाएगा ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो भारत की सरकार अभी तक कह रही थी कि कोई उंगली नहीं उठा सकता हमारे वैक्सीन सर्टिफिकेट पर, और तो उस पर आज यूके की सरकार ने अपनी उंगली उठा दी है, संदेह पैदा कर दिया है। तो इसलिए अब देखना होगा कि भारत इस डिप्लोमैटिक एक तरीके से जो विवाद खड़ा हो गया है उसको कैसे सुलझाएगी। आपका इस पर क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं हमारी तीसरी खबर की। आपने अक्सर सुना है कि जो दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी लोग हैं वो क्या कहते हैं कि मुसलमान परिवार के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अब प्यू रिसर्च ने, जो कि एक बड़ी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, प्यू रिसर्च के मुताबिक जो लेटेस्ट रिपोर्ट उनकी आई है, उन्होंने 1951 से लेकर 2011 तक का एक आंकड़ा दिया है और उसको लेटेस्ट फिगर्स में कंपेयर किया है कि जो रिलीजियस कॉम्पोजिशन है, यानी कि अपने देश में जो अलग अलग धार्मिक समुदाय हैं उनकी कितनी पॉपुलेशन है, उनका फर्टिलिटी रेट कितना है, उनका एजुकेशन लेवल कितना है, वो सारी चीज़ों को कंपेयर किया गया है। और उस कंपैरिजन में ये पाया गया है कि जो मुसलमानों में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कम हो गया है, यानी कि पहले का यानी कि जो 1992 में देखा गया था कि एक महिला जो कि 4.4 बच्चे पैदा कर सकती थी, अब वो 2015 की जो कंपैरेटिव फिगर है उसमें वो केवल 2.6 बच्चे ही पैदा कर रही है। उसी तरीके से जो बाकी रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनका भी फर्टिलिटी रेट बहुत कम हो गया है।
हिंदूज का 2.1 है, जैन्स का 1.2 है। जैन्स की सबसे ज़्यादा कम फर्टिलिटी रेट उनमें पाया गया है। अब अगर जनसंख्या की बात करें तो हिंदू पॉपुलेशन जो 2011 में 79.8% थी, मुस्लिम्स की 14.2 है, बहुत ही मार्जिनल इंक्रीज है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो एक पॉपुलेशन डिक्लाइन जो दिख रहा है कि जो हिंदूज की जो जनसंख्या है वो कितनी स्लो डाउन कर रही है, 24% कम हुई है। मुसलमानों की जो जनसंख्या है वो 25% घटी है, क्रिश्चियंस की 16%। और माइग्रेशन का कोई इम्पैक्ट यानी कि पलायन का कोई असर रिलीजियस जो कॉम्पोजिशन है उस पर नहीं पड़ा है। तो ये सारी चीजें क्या कहती हैं। और कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण जो की है, जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो भी बहुत कम है, यानी कि हिंदूज हैं तो वो हिंदूज हैं, मुसलमान हैं तो मुसलमान, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो ये एक तरीके से जो हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक फॉल्स नैरेटिव परोसने की कोशिश कर रही हैं कि देखिए मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मुसलमानों का उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो वो एक तरीके से इस झूठ का पर्दाफाश करती है प्यू रिसर्च की ये रिपोर्ट। और ये जो बार बार गढ़ने की कोशिश की जा रही है एक नैरेटिव कि देखिए मुसलमान कितने बच्चे पैदा करते हैं, मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए हिंदुओं को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। ये जो डेटा है इन हिंदुत्ववादियों को ठीक से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ना ही जनसंख्या विस्फोट हो रहा है हमारे देश में, ना ही मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। तो फिर किस बात का डर, किस बात का नफरत ये फैला रही हैं हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस। इन सब पर हमें गौर करना चाहिए। और उससे भी बड़ी जो चीज़ है जो कि धर्मांतरण को लेकर है कि कन्वर्जन हो रहा है, ये भी हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशंस कह रही है कि देखिए कितनी तेजी से धर्मांतरण किया जा रहा है, हिंदुओं को मुसलमानों के धर्मों में बदला जा रहा है। तो ये एक और फॉल्स नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो ये एक फॉल्स नैरेटिव है, लेकिन डेटा कुछ और कहानी कहता है। और इस पर आप सोच सकते हैं कि डेटा कुछ और है, असलियत कुछ और है, और पब्लिक नैरेटिव झूठा लोगों में परोसा जा रहा है। किसकी ओर से? हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन से, ताकि हिंदुत्व वोट्स को कंसोलिडेट किया जा सके, मुसलमानों को कंसोलिडेट किया जा सके और वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है एक झूठे पब्लिक नैरेटिव से। और प्यू रिसर्च इसका खुलासा करती है। इस पर आप फीडबैक अपना जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं बिहार की। एक इंडियन एक्सप्रेस की जांच पड़ताल में पाया गया है कि जो हर घर नल का जल, जो बिहार की हर घर में नल लगाने की जो योजना थी, वो नीतीश कुमार ने इसका वायदा किया था कि हम हर घर में एक नल का कनेक्शन देंगे। उन्होंने 2015 में ये वायदा किया था, इसको लॉन्च किया गया 2016 में। और उन्होंने ये कहा कि इस स्कीम से जो पेयजल है, यानी कि पानी पीने का जो जल है, वो 152.16 लाख कनेक्शंस हम इससे नल के देंगे। उसको पूरा भी किया, लेकिन पूरा कैसे किया, वो उसके बेनिफिशियरीज, इसका फायदा किन लोगों को पहुंचा, तो वो यहां पर समझने की बात है। ये एक स्टेट स्कीम है, सेंटर भी एक स्कीम चलाती है जिसको हम जल जीवन मिशन कहते हैं, लेकिन इसके अलावा बिहार सरकार इसको अपनी एक शो केस स्कीम की तरह इसको प्रस्तुत कर रही थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक जांच पड़ताल की जो पिछले 4 महीने से चल रही है, और उसमें पाया गया कि जो स्टेट स्कीम थी, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था वो थे हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तारा किशोर प्रसाद, क्योंकि ये टेंडरिंग प्रोसीजर से इसमें टेंडर्स लिए जाते हैं। और टेंडर किसको दिया गया? जो उप मुख्यमंत्री तारा किशोर प्रसाद हैं, उनके करीबी परिवार के लोग। 53 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था उसमें दिया गया, और उसमें कई स्टेट लीडर्स भी हैं, जेडीयू के और बीजेपी के। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से राजनीति, जो सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है, वो अपने ही जो नेता होते हैं वो अपने परिवार वालों को सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए इसीलिए कहते हैं, ताकि अंदर से घालमेल करके और वो प्रोजेक्ट्स उन्हीं के परिवार वालों को दे दिए जाएं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहती हूं कि 2019 और 20 में 36 प्रोजेक्ट्स दिए गए, जो कि काटेहार में दिए गए पूजा कुमारी को, जो कि तारा किशोर प्रसाद जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनकी बहू हैं, 4 टाइम एमएलए रह चुकी हैं, 4 बार वो एमएलए बन चुकी हैं, उनको दिया गया है। 2 कंपनीज हैं जो प्रदीप कुमार भगत को दी गई हैं, जो कि तारा किशोर प्रसाद के
ब्रदर इन लॉ हैं, यानी कि उनके बहनोई, उनको दिया गया है। यानी कि और उनके कुछ करीबी लोग हैं जैसे कि प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद, इनका भी नाम आ रहा है। यानी कि जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो पंचायती राज है, ये तीनों मिनिस्ट्रीज रिस्पॉन्सिबल है टेंडरिंग के लिए और कैसे प्रोजेक्ट्स को एलोकेट किया जाएगा। तो जो नीतीश कुमार इस बात का दावा करते हैं कि सुशासन बाबू हैं, तो वो सुशासन की जगह अब भ्रष्टाचार नजर आ रहा है कि किस तरीके से घालमेल करके और नेता अपने ही परिवार वालों को इन स्कीम्स का अलॉटमेंट कर देते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए हमने हर घर में नल लगाया। लेकिन 53 करोड़ रुपए अगर 36 प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए हैं तो किसके जेब में कितना पैसा गया होगा, आप ये सोच सकते हैं। उप मुख्यमंत्री के घर वालों को, उनके बहू को, उनके ब्रदर इन लॉ को अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, उनके कुछ क्लोज एड्स हैं जिनको ये प्रोजेक्ट गया है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें कितना पैसा खाया होगा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने और राज्य के जो मुख्यमंत्री के लेवल पर कितना पैसा गया होगा, किसने किसको कितना पे दिया होगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक राजनीति का एक गंदा और घिनौना चेहरा ये भी है कि किस तरीके से राजनीति जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें घुसी हुई है। राजनेता अपने परिवार वालों को किस तरीके से ये स्कीम्स एलोकेट कर देते हैं, फिर वो उसमें से पैसा बनाते हैं, फिर वो पैसा घूम फिर के उसी राजनीति में लग जाता है। तो ये एक विशिष्ट साइकिल है जिससे कि बिहार की राजनीति का ये एक उदाहरण आपके सामने है। और जो तमाम दावे नीतीश कुमार कह रहे थे कि वो सुशासन करते हैं, सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, तो आज वो उनसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि उनकी सरकार में उनकी नाक के नीचे इस तरीके का भ्रष्टाचार पनप रहा है और वो उस पर सवाल भी नहीं करते। और आपको बता दें कि इसमें सवाल भी पूछने की कोशिश की गई है पूजा कुमारी से और उन्होंने कहा कि हाँ वो प्रोजेक्ट्स उनको दिए गए थे। तारा किशोर प्रसाद से भी पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, तो वो तो पहले एमएलए थे, उस समय का प्रोजेक्ट है। तो गोलमोल जवाब देने की कोशिश की है, लेकिन जिम्मेदारी यानी कि द बक फॉल्स ऑन द चीफ मिनिस्टर्स टेबल। ये सारे सवाल अब नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे कि इतना भ्रष्टाचार अगर उनकी नाक के नीचे पनप रहा है तो उन्होंने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा, और अगर नहीं पूछा तो क्यों नहीं पूछा। उसमें बीजेपी भी जिम्मेदार है, जेडीयू भी जिम्मेदार है और तमाम भ्रष्टाचार के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये वो सरकार थी बीजेपी की जो कि कहती थी मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो आज वही सरकार में ऐसा लग रहा है कि अपने ही परिवार वालों को बेनिफिशियरीज बनाकर और गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अपने घर का पैसा अपने ही घर में लगा है और फिर वही पैसा राजनीति में भी इस्तेमाल हो रहा है। इस पर आपका क्या सोचना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, जिन्होंने एक बीबीसी को हाल में इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा है कि अगर जल्द तालिबान एक समावेशी सरकार नहीं बनाएगा तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध हो जाएगा। अब आप इमरान खान इस तरीके की अगर बात करते हैं तो पहला सवाल यह आता है कि इमरान खान पहले तालिबान की जब सरकार बनी थी तो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और अब वो ये बात कह रहे हैं, तो उसका रीजन क्या है। जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, बीबीसी नेटवर्क को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, तो उन्होंने कहा है कि वो इस बात से चिंतित हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगा, एक रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो जाएगा, वो उसको लेकर बहुत चिंतित हैं और अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसे आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाएगा। अब बीबीसी को वो इंटरव्यू दे रहे थे तो उनकी जो ग्लोबल कंस्टिट्यूएंसी है वो उसको एड्रेस कर रहे थे, उसमें वो ऐसी बातें कह रहे थे जो कि विश्व के तमाम देश सुनना चाहेंगे। लेकिन जब वो डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करते हैं तो वो तालिबान के भाई बनकर बात करते हैं, तालिबान का हाथ पकड़ने की बात करते हैं। और अभी हाल में उन्होंने जब एससीओ समिट हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि तालिबान को रिकॉग्नाइज किया जाए और रिकॉग्नाइज किन शर्तों पे किया जाए कि वो अपनी सरजमीन को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक समावेशी सरकार बनाएंगे जिसमें महिलाओं को भूमिकाएं दी जाएंगी और बाकी जो ट्राइब्स हैं जो कि जिनको नजरअंदाज किया गया है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारी बातें तय थीं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक में जो $10 बिलियन फंड्स इस समय फ्रोजन पड़े हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो कैसे छूटेगा।
उसको अनफ्रीज कैसे किया जाएगा, वो भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी अफगानिस्तान के थ्रू भी चलती है तो वो भी एक चिंता का विषय है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान के दो चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ वो तालिबान पर प्रेशर डालते हैं कि देखिए आप समावेशी सरकार बनाइए, और दूसरी तरफ वो तालिबान का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या वो आतंकवादी, क्या इमरान खान ये वो बात बोलेंगे कि जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं वो उसका समर्थन नहीं करेंगे? क्या जो उनकी डोमेस्टिक टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, क्या उनसे वो सवाल पूछेंगे कि आप तालिबान का हाथ नहीं पकड़ेंगे? तो ये सब जो दो तरीके की बातें हैं, वो इमरान खान ऐसा लग रहा है कि एक ग्लोबल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बीबीसी को दिया हुआ इंटरव्यू, वो जानते हैं कि विश्व की तमाम जो डेमोक्रेसीज हैं वो उसको देखेंगी और वो ये बातें पसंद करेंगी, इसलिए उन्होंने ये बात बोलने की कोशिश की है। लेकिन इमरान खान से पूछा जाना चाहिए कि जब तालिबान की सरकार बन रही थी तो आपने सेलिब्रेटरी मोड में उसका स्वागत क्यों किया था? और एक बड़ा जो चुनौती इस समय तालिबान के सामने है कि इस समय जो विश्व के तमाम देश हैं उन्होंने एक फॉर्मल रिकॉग्निशन तालिबान को नहीं दिया है। लेकिन तालिबान का ये कहना है कि बहुत ही वन साइडेड अप्रोच है, पहले देश हमें रिकॉग्नाइज करें और फिर वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रिफ्यूजी क्राइसिस की बात करें। तो ये दो तरीके की बातें इस समय चल रही हैं। लेकिन तालिबान पर एक तरफ वो प्रेशर डालते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान, और दूसरी तरफ वो तालिबान का हाथ पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो तरीके का नैरेटिव पाकिस्तान इस समय तैयार कर रहा है, और वो भारत के लिए एक घंटी है, एक वार्निंग बेल है कि आप न तो तालिबान पर विश्वास कर सकते हैं और ना ही पाकिस्तान पर। और विश्व के बाकी जो डेमोक्रेसीज हैं वो तालिबान को लेकर कैसे मान्यता देती हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन ग्लोबल कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए इमरान खान ने एक ऑल अपीजिंग इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि वो उनके देश की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है और उनको ये नहीं पता कि अगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगा, रिफ्यूजी क्राइसिस होगा, तो पाकिस्तान उसे कैसे मैनेज करेगा? पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आएंगे? अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक में जो पैसा फ्रोजन पड़ा है वो अगर नहीं होगा तो कैसे चलेगी गाड़ी आगे? तो अब इमरान खान ने अपनी सारी चिंताओं को व्यक्त किया है। लेकिन इमरान खान से कोई ये सवाल पूछेगा कि ये जो दो तरीके का नैरेटिव तालिबान की सरकार को वो लेकर चल रहे हैं वो कब तक काम आएगा? तो सुनिए सच की 5 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा, सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।